Hello everyone and welcome to NS Online Education. My name is Naveen Kumar and in this video we will discuss general aptitude question of DBT BAT 2021 paper. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Our first question is the time period of a simple pendulum will be dash when it is shifted to a place which has 1% higher gravity. तो हमने पेंडुलम को शिफ्ट किया है एक ऐसी पोजीशन पर जहां पर जो ग्रेविटी है वो क्या है 1% ज़्यादा है. नाउ हमें फाइंड आउट करके बताना है कि टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा. ठीक है, सो आप देख सकते हैं ये आपका पेंडुलम है, ये आपका बॉब हो गया जिसका मास m. ठीक है, और ये जिस स्ट्रिंग से अटैच है उसकी लेंथ कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ l है. क्लियर. नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पेंडुलम के लिए. ठीक है, तो टाइम पीरियड होता है t इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एल बाई जी. तो कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड भी आपके डीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में. सो आपको वो सब याद करने की जरूरत नहीं, ये थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक फॉर्मूलेज हैं. अगर आपको याद है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पर जो है फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एल बाई जी, क्योंकि अदरवाइज आपके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. देन ये जो 2 है ये आपका यहाँ पर कांस्टेंट है. ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, किसकी वैल्यू फिक्स है. देन जो लेंथ है यहाँ पर ये भी क्या है आपकी फिक्स है, ये भी चेंज यहाँ पर नहीं हो रही है. तो जो यहाँ पर जो चीज़ चेंज हो रही है वो क्या है आपका ग्रेविटी, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 1% इंक्रीज हो रही है. अब आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड में है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो दैट मीन्स जो टाइम पीरियड है इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड में है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी. तो दैट मीन्स टाइम पीरियड इंक्रीज तो नहीं होगा, तो ये जो दो ऑप्शन है ये हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक है, नाउ अब हमारे पास हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट मीन्स टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/g का अंडर रूट. ठीक है, सो ये हमने फॉर्मूला एक बना लिया है टाइम पीरियड के लिए. अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो न्यू टाइम पीरियड है उसके लिए क्या है. तो हमने देखिए या तो आप परसेंटेज और एक आपका फ्रैक्शन. तो इन्होंने बताया है कि पहले जो था आपका वो 100% था जी. अब क्या हो गया है, अब उसमें 1% ऐड हो गया तो ये कितना हो गया, 101% हो गया है ओरिजिनल जी के. ठीक है, और अगर इसी चीज़ को हम फ्रैक्शन में देखें तो ये पहले 1g था और अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया है आपका 1.01g. अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सिंपली क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है इसे किससे, 100 से. सो आप देख सकते हैं जो न्यू जी की वैल्यू है वो पुरानी वाली जी के कितना है, 1.01 टाइम्स. क्लियर. तो इसी को हम यहाँ पर पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.01 जी, जो कि न्यू वैल्यू है जी की. ठीक है, 1% इंक्रीज होने के बाद. नाउ और जो ओरिजिनल क्या थी, ओरिजिनल है टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 1/g. ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला कैसा है तो आप इसी फॉर्मूले को यूज कर लीजिए. ठीक है, दोनों कंडीशंस के लिए. बट ये जो आपका न्यू टाइम पीरियड है उसमें जो जी की वैल्यू है उसको आप ये वाली वैल्यू पुट करें जो कि 1% इंक्रीज हो को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, और बाकी आप देखेंगे 2 भी कैंसिल हो जाएगा, लेंथ भी कैंसिल हो जाएगी, तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा यहाँ से. ठीक है, नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी कैंसिल हो जाएगा, और दैट मीन्स हमारे पास जो न्यू टाइम पीरियड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.01 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, और ये टी यहाँ पर डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई. क्लियर. इसको सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा कि जो न्यू टाइम पीरियड है वो पुराने जो ओरिजिनल टाइम पीरियड है उसके कंपैरेटिवली इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें यहाँ से पता चल जाएगी. ठीक है, सो अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं और इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. 1 डिवाइडेड बाई 1.01 और जो भी आंसर आया अंडर रूट आंसर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.9950 और ये आपका टाइम पीरियड टी. देखिए जब भी अगर आप अंडर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट इसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये जो 1 डिवाइड बाई 1.01 है इसको ब्रैकेट में रखिएगा, अदरवाइज जो है आपका आंसर गलत आ सकता है. ठीक है, कैलकुलेटर में आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज़ करना है और कहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ब्रैकेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर के अंदर.
नाउ तो आप देख सकते हैं ये आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमें यहाँ से क्लियरली विजिबल हो रहा है कि जो आपका जो न्यू टाइम पीरियड है वो कितना है, वो 0.995 टाइम्स है किसका, टी का। अगर यहाँ पर आंसर आता 2t, तो दैट मीन्स जो आपका न्यू टाइम पीरियड है वो जो ओरिजिनल है उसके 2 टाइम्स हो गया है, ठीक है, इंक्रीज हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, ठीक है। 3t आता मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। 0.5t का मतलब है कि हाफ हो गया है, कितना हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक है। और 0.995 का मतलब क्या है, ये आपका फ्रैक्शन। अगर मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो जैसे मैं हमने देखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए डिवाइड करना होता है 100 से, अगर हमें रिवर्स जाना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 99.5% ऑफ टी। तो दैट मीन्स कि जो आपका न्यू टाइम पीरियड है वो सिर्फ 99.5% रह गया है, ठीक है। तो कितना डिक्रीज हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.5% यहाँ पर क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। इतना ही तो डिफरेंस है दोनों में, वो आपका 99.5% है, तो कितना डिक्रीज हुआ है, 0.5%, अदरवाइज ये 100 हो सकता था। तो दैट मीन्स जो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करें तो कोशिश करें कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक वैल्यू कंसीडर करें आप लोग, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Next question is, if the row wise and the column wise sum in the figure below are same for all rows and columns, then what is the value of x plus y plus z equals to। तो हमें फाइंड आउट करना है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, और हमें यहाँ पर हिंट दिया गया है कि रो वाइज एंड जो कॉलम वाइज सम है ये आपका क्या है, सेम है, ठीक है, ऑल रोज के लिए और कॉलम्स के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप वहीं सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी कोई ऐसी रो या ऐसा कॉलम जिसकी सारी वैल्यू प्रोवाइड की गई हो जिससे हम सम फाइंड आउट कर सकें। तो आप देख सकते हैं ये जो आपकी थर्ड रो है इसमें इन्होंने वैल्यू दिया 12, 5 और 10। अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि रोज का सम क्या है, ठीक है। तो 12 प्लस 5 दैट विल बी 17, 17 प्लस 10 इज 27। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो रोज का सम है दैट इज 27। नाउ दैट मीन्स कि ये जो 8 वाई और 6 है इसका सम भी किसके इक्वल आएगा, 27 के इक्वल आएगा, ठीक है। सो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 8 प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 27। दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू 27 माइनस 14 एंड वाई विल बी इक्वल्स टू 13। तो वाई की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल गई है। नाउ अब हमें चाहिए एक्स और जेड की वैल्यू। एक्स और जेड यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका भी सम किसके इक्वल आएगा, 27 के इक्वल आएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप पहले एक्स और वाई की जेड की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन होता तो एक्स और जेड की वैल्यू हमें निकालनी होती, जो कि हम यहाँ से नहीं निकाल पाते क्योंकि यहाँ पर दो अननोन है। तो इसके लिए हम क्या है, फिर हम कॉलम का सम देखते। कॉलम का सम आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये जो मिडल रो है और मिडल कॉलम है इससे आपको कॉलम का सम मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 है, वाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर ली 13 और 5 की वैल्यू भी हमें मिल जाती। तो यहाँ से हमारा आंसर जो है हम देख लेते। तो देखते हैं वाई की वैल्यू 13, 13 प्लस 5 इज 18, 18 प्लस 9 इज 27। तो आप देख सकते हैं कॉलम का सम भी 27 है, रोज का सम भी 27, यानी कि इसका सम भी 27 आएगा इस कॉलम का, और इस कॉलम का सम भी 27 आएगा, जिससे आप एक्स और जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बट जब भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन एप्टीट्यूड के किसी भी एग्जाम में, तो हमारा कोशिश ये रहती है कि हम टाइम सेव कर सकें, क्योंकि सॉल्व तो आप कितने भी टाइम में कर सकते हैं, बट कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक्स और जेड का सम की वैल्यू भी अगर मिल जाएगी तो भी हम इसमें पुट कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पर ईजिली मिल रही है, ठीक है। कैसे मिल रही है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स प्लस 9 प्लस जेड इज इक्वल टू 27। अगर हम 9 को दूसरी साइड भेज दें तो हमें x और z का सम मिल जाएगा, दैट विल बी 27 माइनस 9, एंड सो दैट मीन्स x प्लस z विल बी इक्वल्स टू 18। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये x और z की वैल्यू यहाँ से मिल गई, y की वैल्यू आपने फाइंड आउट पहले से ही कर ली है, तो तीनों का सम अब हमें यहाँ पर मिल जाएगा। x प्लस z का सम हमें पता ही है, y का सम हमें यहाँ से मिल जाएगा 18 प्लस 13 इक्वल्स टू एंड 3, 8, 1, 11 एंड 31। सो दैट मीन्स 31 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा यहाँ पर आप टाइम सेव कर पा रहे हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अपना लॉजिकल माइंड का यूज करना है और देखना है कि कैसे इसको कम टाइम में सॉल्व किया जा सके। क्लियर।
अदरवाइज आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। द नेक्स्ट इज हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये क्वेश्चन फिगर काउंटिंग से रिलेटेड है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे गए हैं डीबीटी एग्जाम में। तो फिगर काउंटिंग में अगर आपको एक इस टाइप की एक सिंपल इमेज मिलती है, ठीक है, रोज एंड कॉलम वाली, तो यहाँ पर आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं और ये है डायगोनल मल्टीपल ट्रिक। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको देखना होता है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 4 कॉलम है और रोज कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 4 हमारे यहाँ पर कॉलम्स हैं। क्लियर। नाउ अब हमें क्या करना होगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये जो डायगनली यहाँ पर हमें क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, जो भी डायगोनल टर्म है। तो आप देखेंगे 1 इंटू 1, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, देन प्लस 2 इंटू 2, देन प्लस 3 इंटू 3, प्लस 4 इंटू 4। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। इनका एडिशन कर लीजिए तो आप देखेंगे तो 1 और 9 10 हो जाएगा, 4 और 16 20, 20 प्लस 10 इज 30। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सिंपल जो है एक मैट्रिक्स की फॉर्म में मिलती है इमेज और इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए अगर बोला जाए तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। The next is the ratio of perimeters of circle and a square having same area. So एरिया वॉल्यूम पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अच्छा होगा कि आप एक बार ये जो फॉर्मूलेज हैं डिफरेंट शेप्स के वो एक बार रिवाइज कर लें, वॉल्यूम एरिया और पैरामीटर से रिलेटेड। क्लियर। नाउ सो यहाँ पर बोला गया है कि पैरामीटर ऑफ सर्कल और जो स्क्वायर है उसका रेशियो, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं पी सर्कल एंड रेशो ऑफ पी स्क्वायर। यहाँ पर पी हम पैरामीटर के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सर्कल का फॉर्मूला पैरामीटर का सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा और सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। स्क्वायर का आपको पता है, स्क्वायर में आपकी 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स को अगर हम ए कंसिडर कर लेते हैं तो पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो साइड की लेंथ का जो सम होता है पैरामीटर होता है, तो यहाँ पर ए है तो दैट मीन्स 4 इंटू ए, ये आपका पैरामीटर हो जाएगा स्क्वायर के लिए। क्लियर। बट यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड है इसमें ना ही आर है और ना ही ए है, तो दैट मीन्स हमें आर और ए को एलिमिनेट करना होगा। इसके लिए हमें और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है और ये हिंट हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, हैविंग सेम एरिया, यानी कि सर्कल और जो स्क्वायर है उन दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जो स्क्वायर का होता है उसका कितना होता है, ए साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से या तो आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए या फिर आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट करके इस यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी ए इक्वल्स टू अंडर रूट पाई आर। अब ये जो वैल्यू हमें यहाँ से मिली है, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में, तो दैट विल बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर अंडर रूट पाई आर। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2 टू जा 4 और ये हो जाएगा आर से आर कैंसिल, और ये अंडर रूट पाई से जो पाई कैंसिल होगा तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट पाई। जैसे आपको पता है कि 2 को अगर अंडर रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट पाई बाई 2 यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर लेंगे और ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूले सबको याद होंगे। The next question is 4 coins are tossed simultaneously. You bet that it will come up as 2 heads and 2 tails, but your friends say it will be either 3 head and 1 tail and 1 head and 3 tails. In terms of probability हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है the both of you have equal chance of winning. Second option is the chance of both of you losing is greater than 50. Third is you have a higher chance of winning, and the fourth one is
योर फ्रेंड हैज़ अ हायर चांस ऑफ विनिंग। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ये रिलेटेड है आपका बर्नौली ट्रायल से, ठीक है। बर्नौली ट्रायल में क्या होता है कि आपके जो भी आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है, इसके दो ही आउटकम होते हैं, या तो ये पास या फिर आपका फेल, ठीक है। अब फेल होने की एक प्रोबेबिलिटी होती है और एक पास होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम कंसिडर कर लें कि हेड आना जो है ये पास कंडीशन है, ठीक है। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर क्या है, ये आपकी 0.5, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किसके है, पास होने की प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो टेल आ रहा है ये हमारा फेल कंडीशन है, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.5। तो बर्नौली ट्रायल में दो ही आउटकम होते हैं, पास और फेल, सक्सेस, और मतलब कोई भी जो अपोजिट जो टर्म्स है आप यूज कर सकते हैं दो, मतलब दो ही आउटकम वहां पर पॉसिबल है, हेड और टेल फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फिर आपके इसी तरीके से आप जो है इस एक्सपेरिमेंट को एन नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर कर सकते हैं रिपीट, ठीक है। और किसी का भी रिजल्ट एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, मतलब एक जो कॉइन टॉस किया है आपने, अब उसका हेड आया या टेल आया, वो दूसरे कॉइन को अफेक्ट नहीं करेगा कि उसके ऊपर हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इस टाइप के जो ट्रायल होता है उसको बर्नौली ट्रायल्स बोलते हैं, जहाँ पर दो आउटकम होते हैं और किसी एक्सपेरिमेंट में, और एक एक्सपेरिमेंट दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ठीक है। इस केस में आपको जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं इसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके ऊपर एक वीडियो में पहले ही अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, वहां पर ये मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बट थोड़ा सा यहाँ पर भी इसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या है, इन्होंने फोर कॉइन टॉस किए हैं, सॉरी, ठीक है। और ये जो फोर कॉइन इन्होंने यहाँ पे टॉस किए हैं, और इसमें बोला गया है कि टू हेड आएंगे और टू आपके टेल्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की 0.5, यहाँ पर भी क्या होगी 0.5, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5, और यहाँ पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 0.5, क्योंकि ये क्या है अनबायस्ड कॉइन है। अगर मेंशन नहीं है दैट मीन्स ये क्या है, अनबायस्ड कॉइन है। अदरवाइज अगर मेंशन किया गया है कि ये बायस्ड कॉइन है तो उस केस में हेड और जो टेल है इन दोनों की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि ये अनबायस्ड कॉइन है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, 0.5 0.5। और आप इसे ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस 0.5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.5। क्लियर नाउ। सो इस सीक्वेंस की अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दो हेड और दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए आपको इनको मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.5 की पावर 4। बट यहाँ पर एक इशू और है, वो इशू ये है कि ये तो हमने फाइंड आउट किया है जो प्रोबेबिलिटी वो तब है जब फर्स्ट कॉइन पे हेड आए, सेकंड कॉइन पे हेड आए, थर्ड कॉइन पे टेल और फोर्थ कॉइन पे टेल आए। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट कॉइन है इस पे आपका टेल आ जाए, दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए, तीसरे कॉइन पे अगेन टेल आ जाए, और उसके बाद आपका अगेन हेड आ जाए। इस तरीके के डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इन कॉम्बिनेशन को भी हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है दो हेड और दो टेल्स की, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि दो हेड और दो टेल आने की एक सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी है 0.5 की पावर 4, ठीक है। और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, ये हमने ऐसे फाइंड आउट किया, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये पास है और ये आपका फेल की प्रोबेबिलिटी है, तो पास कितने हैं आपके 2, तो ये हो गया पी स्क्वायर, और ये फेल कितने हैं, ये भी 2 है, तो ये आपका हो गया क्यू का स्क्वायर। और इसी को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो यहाँ पर आपकी दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो आप इसको पी की पावर 4 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अनबायस्ड कॉइन है और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। क्लियर नाउ। तो पहले तो हमने एक सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, अब हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं दो हेड और दो टेल के, क्योंकि उन सबकी प्रोबेबिलिटी भी सेम ही होगी, और उन सबको फिर हमें ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो उसी केस में आपके पास जो है आपको यूज करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है कि हमारे पास 4 कॉइन हमने टॉस किए हैं जिसमें से दो हमें हेड चाहिए, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल विद इन ब्रैकेट 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप इक्वल्स टू निकालेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 माइनस में से 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल आएगा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो इसको आप इससे कर सकते हैं 2 टू 4 और 3 टू 6, तो दैट मीन्स आपकी जो दो हेड है और दो टेल आने की जो कॉम्बिनेशन है वो कितने हैं, 6 है। और एक एक जो सी कॉम्बिनेशन है उसका जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो है 0.4, तो सबकी कितनी हो जाएगी, तो सबकी मिला करके या तो 0.54 को 6 टाइम्स ऐड कीजिए या फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ से आएगी 6 इंटू 0.5 की पावर 4। क्लियर। और यहीं से फॉर्मूला बनता है बर्नौली
सॉरी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर आपको सेम ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर यूज किया है एन सी की पावर एन सी आर, ठीक है। देन फिर हमने क्या करा है, ये पी की प्रोबेबिलिटी पास होने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है? आर, आर के इक्वल है। आर क्या है हमारे कि कितने हेड आए हैं, ठीक है, उसकी पावर हमने वो रख दी। तो क्यू की पावर क्या होगी? क्यू की पावर होगी एन माइनस आर, जो बाकी के जो बच जाएंगे कॉइन उस पर क्या आना चाहिए? टेल, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एन माइनस आर, तो क्यू की पावर एन माइनस आर। ये यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो बाकी की जो टेल है यानी कि जो फेल वाले टास्क फेल आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये होता है फॉर्मूला आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये हमने यहाँ पर किया है। सबसे पहले हमने पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, मतलब इनकी जो प्रोबेबिलिटी है एक सीक्वेंस के लिए, और उसके बाद हमने फाइंड आउट किया कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे, और उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो उससे टोटल प्रोबेबिलिटी मिल गई है। तो ये कॉन्सेप्ट है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ तो ये तो हो गया टू हेड्स और टू टेल्स के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है जो उसका आपका जो इसका फ्रेंड है, जो कह रहा है कि या तो थ्री हेड और वन टेल आ जाए या फिर वन हेड और थ्री टेल्स आ जाए। अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो कोई भी आप सीक्वेंस ले लें, उन सब की प्रोबेबिलिटी 0.5 की पावर 4 ही आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पास होने की मतलब हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो 4 कॉइन अगर आप टॉस करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 0.5 की पावर 4 होगी उस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए। तो दैट मीन्स बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि थ्री हेड और वन टेल के कितने कॉम्बिनेशन है, और वन हेड और थ्री टेल्स के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और बस उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 की पावर 4 से, तो इससे हमें पता चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन हम अनबायस कॉइन का भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि अनबायस कॉइन के लिए हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हमें थ्री हेड और वन टेल के लिए फाइंड आउट करना है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मुला हम यूज करेंगे। तो टोटल फोर कॉइन हमने यहाँ पे टॉस किए हैं, और यहाँ पर हमारे हेड कितने आने चाहिए? हेड आने चाहिए थ्री, ठीक है। सो यहाँ पर आपके थ्री हेड आने चाहिए, तो इसका फॉर्मुला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड विद इन ब्रैकेट 4 - 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसको थोड़ा और ओपन करेंगे तो 4 × 3 फैक्टोरियल। मैं ऊपर ये जो ऊपर वाली टर्म है बस उसको इतना ही ओपन कीजिए ताकि वो नीचे वाली टर्म को कैंसिल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल एंड विद इन ब्रैकेट 1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ गया 4। तो ये जो 4 है ये किसके लिए? जब हमारे थ्री हेड आए और वन टेल आए। क्लियर। नेक्स्ट है वन टेल, सॉरी वन हेड एंड थ्री टेल, ये भी आपका बिल्कुल सेम ही है, आप देखेंगे बिल्कुल सेम है। तो बट अगर आप खुद से फाइंड आउट करना चाहें तो आप इसके लिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर कॉइन टॉस के उसमें से एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से भी आपको आंसर फोर ही आएगा, इसको खुद से आप ट्राई कर लीजिएगा। तो दैट मीन्स दोनों से यहाँ से भी फोर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यहाँ पर भी फोर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। टोटल ऐड करेंगे तो कितने बन रहे हैं? 8 कॉम्बिनेशन, और हर एक कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.54, तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी P इक्वल्स टू 8 विद इन ब्रैकेट 0.5 की पावर 4। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी जो आई है खुद की, और जो इसके फ्रेंड की प्रोबेबिलिटी आई है, तो फ्रेंड की प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आंसर जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो दैट मीन्स ये जो इसका जो फ्रेंड है उसके जो विनिंग चांसेस हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, योर फ्रेंड हैज़ अ हायर चांस ऑफ विनिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। बाकी और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। The next question is how many rectangles are there in the following diagram। अब हमें यहाँ पर रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं, ठीक है। और तो सिंपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक रेक्टेंगल हो जाएगा यहाँ पर 1, देन ये हो जाएगा आपका 2, देन यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 3, ये आपका हो जाएगा 4, देन ये आपका 5 एंड ये हो जाएगा आपका 6। रेक्टेंगल्स आपको पता है कि आप इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इनके एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं होते। तो टोटल हमने देखे हैं कि 6 स्मॉल रेक्टेंगल्स हमें यहाँ पर क्लियरली शो हो रहे हैं। बट इसके अलावा भी यहाँ पर और रेक्टेंगल्स भी हैं। कैसे आप देखेंगे तो ये जो है एक इन दोनों दो अगर हम इसको मिला दें तो इन दोनों का भी सम क्या है? एक ही रेक्टेंगल ये फॉर्म हो जाएगा। देन एक ये आपके इन दोनों को कंबाइन करने पे एक रेक्टेंगल ये फॉर्म हो जाएगा। देन ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4 एंड ये हो गया आपका 5। तो ये हो गए आपके +5। तो अभी आप देख रहे हैं कितने हो गए? 6 + 5 आपके 11 हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बट हम देख लेते हैं कि वो लास्ट कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ये जो इन तीन को मिला करके, ठीक है, इन तीन स्मॉल रेक्टेंगल्स को मिला करके एक बड़ा रेक्टेंगल भी बन रहा है, तो ये हो जाएगा +1। तो +1 यहाँ पर करेंगे तो दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। सो इस टाइप से आपको
बस यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिक का यूज़ करना है और थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, तो आपके ये जो क्वेश्चन एप्टीट्यूड के वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है आपके स्कोर को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिसिंग नंबर इन द डायग्राम इज। तो डायग्राम आपको प्रोवाइड किया गया है और उसमें आपको फाइंड आउट करना है मिसिंग नंबर क्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि वो क्या ऑपरेशन यूज किए गए हैं नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। एक बार आपको वो पैटर्न पता चल गया तो उसके बाद आप उसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 को 11 अगर हमें बनाना है तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि 5 को 11 कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से तो 5 इंटू टू इज 10 और 10 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 11। तो दैट मीन्स पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर +1 किया तो 11 आ गया। बट ये तो हमने अभी एक आइडिया लगाया, बट अभी हमें इसको वेरीफाई करना है बाकी कॉम्बिनेशन पे इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट के साथ देखते हैं 11 से 23 क्या बन सकता है। तो यहाँ पर हम 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और यहाँ पर प्लस करेंगे आपका 1। तो 11 टू जा 22, 22 प्लस 1 इज 23। तो दैट मीन्स यस ये वर्क कर रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं 23 से 47 के लिए 23 इंटू 2 प्लस 1। सो यहाँ पर भी आप देखेंगे अगेन तो 3 टू 6, 2 टू 4, 46 प्लस 1 इज 47। तो दैट मीन्स यस ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम इसे यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसके अप्लाई करेंगे तो 95 इंटू 2 प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 5 10 एंड 2 9 18 और ये हो गया आपका 19। ठीक है, तो प्लस 1 190 प्लस 1 इज 191। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। आप देखेंगे यहाँ पे 2 भी मेंशन है। 2 इसलिए मेंशन है कि हो सकता है कि स्टार्ट यहाँ से हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिवर्स ऑपरेशन अगर 5 के साथ अप्लाई करें तो पहले हम माइनस करेंगे, +1 की जगह -1 करेंगे तो 4 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करने की जगह 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका 2 से 5 भी बन सकता था। ठीक है, तो दोनों को ही यहाँ पे कंसीडर किया है तो आइदर 2 और 191 दोनों ही यहाँ पर इसके आंसर हो सकते हैं। क्लियर, तो इस टाइप के मिसिंग नंबर के जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन है तो उनसे ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस किस टाइप के ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मिसिंग नंबर में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 3 oranges and 2 apples cost rupees 100 and 2 oranges and 3 apples cost rupees 120, how much will 6 oranges and 2 apples cost। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं 10th क्लास में। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जनरली पहले हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि 1 ऑरेंज और 1 एप्पल का प्राइस क्या है और उसके बाद हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो उसी मेथड को यहाँ पर भी यूज़ करना है, बट हमें क्या है टाइम सेव करने की कोशिश करनी है क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के अंदर। और टाइम आप जितना सेव कर लेंगे उतना ही आप बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए और बाकी क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद लास्ट में उसको कुछ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ऑरेंजेस है और आपके पास एप्पल्स है और उनकी हमें कॉस्ट भी प्रोवाइडेड की गई। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमें फाइंड बताया गया है कि 3 ऑरेंजेस और 2 एप्पल की जो कॉस्ट है दैट इज 100। देन उन्होंने बताया कि 2 ऑरेंज और 3 एप्पल की जो कॉस्ट है दैट इज 120। एंड इसके बाद हमें हमें जो फाइंड आउट करना है वो है 6 ऑरेंज एंड 2 एप्पल्स, इनकी कॉस्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है आपको पता है एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए पहले हमें इन्हें इक्वल करना होगा। ठीक है, अगर इन्हें हमें इक्वल करना है तो इसको हमें क्या है अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ पूरे सीक्वेंस को और यहाँ पर इसके हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। कैसे होंगे तो आप देखेंगे 2 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4 एंड दैट विल बी 2 इंटू 100 इज 200। ठीक है, देन 3 2 जा 6 3 3 जा 9 एंड 12 3 जा 36 तो 360। तो ये आपने देखा यहाँ पर हमने क्या करा ऑरेंजेस को इक्वल कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको इन दोनों को एलिमिनेट करके आप एप्पल का प्राइस यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप अगर आप यहाँ पर देखें तो 200 से 360 का डिफरेंस कितना है तो ये डिफरेंस है 160। तो ये जो डिफरेंस है ये ऑरेंजेस की वजह से है क्या, नहीं, ऑरेंजेस तो दोनों में इक्वल है तो यानी कि ये डिफरेंस ऑरेंज की वजह से नहीं है।
तो ये डिफरेंस किसकी वजह से, एप्पल की वजह से है। यहाँ पर पहले 4 एप्पल है और नीचे आपके 9 एप्पल्स हैं। तो कितना चेंज है दोनों के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 5 एप्पल्स का डिफरेंस है। तो ये जो 5 एप्पल ज़्यादा है उसी की वजह से ये आपका 160 आ रहा है। तो दैट मीन्स 5 एप्पल्स इज इक्वल्स टू 160। ठीक है, ये मैंने सेम ही किया है, कुछ अलग नहीं किया है। आप इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस करेंगे तो भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ से आप एक एप्पल की कॉस्ट निकाल सकते हैं। एक एप्पल की कॉस्ट हो जाएगी 160 डिवाइडेड बाई 5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, यानी कि 32 रुपीज़ यहाँ से आपकी एक एप्पल की कॉस्ट आ रही है। बट हमें कितने एप्पल्स के लिए चाहिए, हमें 2 एप्पल्स के लिए चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 32 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, तो 64 रुपीज़ के तो आपके एप्पल्स हो गए। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 6 ऑरेंजेस की अगर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 ऑरेंजेस हैं और प्लस 2 एप्पल्स की कॉस्ट अभी हमने फाइंड आउट करी, कितने आ रही है 64 एंड दैट इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से हमें क्या पता चले, यहाँ से हमें मिलेगा 3 ऑरेंज इक्वल्स टू 100 माइनस 64। 100 माइनस 64 विल बी 636। तो 36 यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, 670, यस 36। तो 36 आपको यहाँ से मिल गया है। क्लियर। तो ये कितने ऑरेंजेस के लिए, 3 ऑरेंजेस के लिए, बट हमारे पास क्या है 6 ऑरेंजेस। तो यानी कि अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 ऑरेंजेस की कॉस्ट भी हमें मुझे यहाँ से मिल जाएगी। 2 6 12, 2 3 6 और 7, दैट मीन 72 रुपीज़ के हो जाएंगे आपके ये। तो 72 रुपीज़ ही हो गए। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 6 12 और 13। तो 136 रुपीज़ के आपके हो गए क्या, 6 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड है। सचिन एवरेज रन स्कोर जंप फ्रॉम 50 टू 51 व्हेन ही स्कोर्ड 151 इन हिज लास्ट मैच। हाउ मैनी मैचेस हैज सचिन प्लेड इन टोटल। तो हमें बताना है कि टोटल कितने मैचेस सचिन ने प्ले किए होंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज का कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। ऑल्दो आपको एवरेज पता ही है कि क्या होता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और ब्रशअप करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास नंबर्स हैं। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 15। और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सम को डिवाइड कर देते हैं जो भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने 5, तो दैट मीन्स यहाँ से एवरेज कितना आ रहा है 3। सो एवरेज का मतलब होता है कि अगर एक ऐसा नंबर जिससे हम सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दें, 1 को रिप्लेस कर दें 3 से, 2 को भी रिप्लेस कर दें 3 से, 3 तो ऑब्वियसली 3 है ही, 4 को भी 3 से रिप्लेस कर दें, 5 को भी 3 से रिप्लेस कर दें, तो उसके बाद भी जो सम आएगा वो आपका 15, मतलब जो नॉर्मल सम था वो ही आएगा अगर आप सारी वैल्यूज को एवरेज वैल्यू से रिप्लेस कर दें। ये मीनिंग होता है एवरेज का। ठीक है, और इसी मीनिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड करनी है, मैं चाहता हूँ कि जो एवरेज है वो पहले कितना था 3 है, बट मैं चाहता हूँ कि ये 4 हो जाए, कितना हो जाए 4 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें अगर मुझे इस एवरेज को 4 बनाना है, दैट मीन्स कि मुझे ये जो सारी वैल्यूज हैं उसमें मुझे कितना ऐड करना होगा, उसमें मुझे 1 1 ऐड करना होगा, क्योंकि मैंने बताया कि एवरेज वो नंबर होता है जो जिससे हम सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर सके, यानी कि सारी वैल्यूज को मुझे 4 बनाना होगा। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर भी 1 ऐड करना होगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 ऐड करना होगा, यहाँ पर, और सेम फॉर दिस। तो टोटल कितने 1 ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा इसमें, जिससे कि जो आपका जो न्यू एवरेज है वो 4 हो जाए। इसके साथ में यहाँ पर कहूँ कि मुझे यहाँ पर एक न्यू वैल्यू भी ऐड करनी है, बट एवरेज 4 ही होना चाहिए। तो वो न्यू वैल्यू हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, 4 ही ऐड करेंगे, क्योंकि इन सबको तो 4 हमने ऑलरेडी बना दिया है। बस अगर जो न्यू वैल्यू है उसको भी 4 होना चाहिए, ताकि इन सब का जो एवरेज है वो आपका 4 ही आए। ठीक है, सो 5 + 4, 5 तो ये हो गए, ये जो हमने यहाँ पर ऐड किए हैं 1, और 4 ये हो गया, तो दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 9। तो अगर न्यू नंबर, ये जो न्यू नंबर है यहाँ पर ये कितना आ जाए, यहाँ पर इस पोजीशन पे ये 9 होगा, तो उस केस में जो एवरेज है वो क्या हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा। क्लियर। तो ये मीनिंग होता है एवरेज का। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बताया गया है कि एवरेज 50 से कितना हो गया है,
51 में बदल गया है, ठीक है। कब? जब उसने जो लास्ट स्कोर है उसमें कितना स्कोर किया है, 151। तो सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी इसने कुछ मैचेस पहले प्ले किए होंगे जिसमें इसके, अगर इसका एवरेज 50 है तो दैट मीन्स हम उन सभी वैल्यूज को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 50 से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसने लास्ट मैच प्ले किया है, अभी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नाउ अब इसमें बोला गया है कि एवरेज चेंज हो गया है टू 51। 51 कैसे होगा? जब हमें सब में +1 ऐड करना होगा, जितने भी उसने मैचेस पहले प्ले किए हैं उसमें हमें ++1 ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा जो 50 वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी। इसके साथ साथ जो न्यू मैच, जो नए मैच में स्कोर बनाया है वो 51 वहां पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसने न्यू मैच में कितना स्कोर बनाया है, 151। क्लियर? जिसमें से 51 तो इस यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो न्यू मैच है उसके लिए कम से कम 51 चाहिए। तो कितना बच गया, एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास 100। अब ये 100 जो है ना वो यूज हुआ है जो उसने प्रीवियस मैचेस खेले थे उसमें 1 ऐड करने के लिए, ताकि वो 50 से क्या हो जाए, वो सारे नंबर 50 से क्या बन जाए, 51 बन जाए। अब क्योंकि हर उसमें 50 को 51 बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ रहा है, यानी कि ये जो 100 है ये 111 करके ऐड किया गया है। तो दैट मीन्स इसने टोटल कितने मैचेस प्ले किए होंगे पहले, इसने पहले टोटल 100 मैचेस प्ले किए होंगे। और जो अभी इसने जो मैच खेला है उसमें इसने कितना स्कोर किया, 151। तो एक मैच ही हो गया, तो टोटल कितने मैचेस हो गए, 101 मैचेस इसने प्ले किए हैं। एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि इसने जो 151 स्कोर किया है उसमें से जो, क्योंकि 51 एवरेज है तो 51 हमें अलग यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है, जो कि हमें इस मैच के लिए फिक्स रखना है कि इस मैच में इसको 51। और जो बाकी का जो एक्स्ट्रा स्कोर्स इसने किए हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे जो उसने प्रीवियस मैचेस खेले हैं उसमें एडिशन करने के लिए, उसके स्कोर को +1 करने के लिए, क्योंकि एवरेज वो वैल्यू होती है जो कि सभी वैल्यूज को रिप्लेस कर देती है। तो हमने कंसिडर किया है कि उसके जो प्रीवियस मैचेस हैं जिनका स्कोर हमें नहीं पता बट एवरेज पता है, तो हमने उन सभी वैल्यूज को 50 से रिप्लेस कर दिया। अब उन एवरेज इंक्रीज करना है तो उन सब वैल्यू में भी +1 ऐड करना होगा। तो कितने +1 ऐड किए गए हैं, 100, ठीक है। तो दैट मीन्स 100 मैचेस उसने प्ले किया। अगर यहाँ पे +2 ऐड किया होता हमने इन एवरेज में, तो 100 का हाफ करना होता 50, तो 50 मैचेस ने प्ले किए होते। आई होप इट इज क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे आगे जब हम डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टुक 10 hours टू कंप्लीट अ टास्क, बी कुड फिनिश ओनली 2/3 ऑफ द टास्क अलोन बाय दैट टाइम, हाउ मच टाइम विल इट टेक इफ दे वर्कड टुगेदर टू फिनिश द टास्क। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि 1 यूनिट टाइम में वो कितना वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक बार आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि 1 यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है तो आप बाकियों के लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, सो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है इसको समझते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ए और बी यहाँ पर दो हैं हमारे पास पर्सन, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने कितना वर्क कंप्लीट किया है और कितना टाइम में किया है। सो ए के लिए बताया गया कि ए ने जो अपना वर्क है वो कितने टाइम में कंप्लीट किया है, 10 आवर्स में कंप्लीट किया है। और बी ने जो अपना 2/3 वर्क है, 2/3 वो कितने टाइम में कंप्लीट किया है, इसने भी 10 आवर्स में ही इसको कंप्लीट किया है। क्लियर? नाउ इस टाइप के क्वेश्चन में क्योंकि वर्क गिवन नहीं होता है तो इसलिए हमें वर्क एज्यूम करना पड़ता है अपने आप से। अब वर्क को आप दो तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, या तो आप उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं या फिर आप उसको परसेंटेज की फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं। अगर आप उसको फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे तो आप 1 कंसिडर कर सकते हैं कि जो टोटल वर्क है वो 1 है, और अगर आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में कंसिडर करते हैं तो आप उसको कंसिडर करेंगे कि टोटल वर्क जो है वो 100 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि परसेंटेज की फॉर्म में कि जो टोटल वर्क है वो 100 है, और ए ने जो ये जो वर्क कंप्लीट किया है 100 जो वर्क कंप्लीट किया है उसके लिए उसको कितना टाइम लगा, 10 आवर्स। बट बी ने जो वर्क कंप्लीट किया वो कितना है, 2/3 कंप्लीट किया है। तो 2/3 किसका है, इस टोटल वर्क का। तो टोटल वर्क का 2/3 यानी कि 2/3 इंटू 100। तो ये वर्क जो है बी ने कंप्लीट किया है कितने टाइम में, 10 आवर्स में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि 1 यूनिट टाइम में आप वो कितना वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 1 यूनिट टाइम का मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि 10 आवर्स में इतना काम किया है, तो हमें फाइंड आउट करना है 1 यूनिट टाइम यानी कि 1 आवर में कितना वर्क कंप्लीट किया। अगर बोला होता है कि 10 डेज में इतना वर्क कंप्लीट किया तो हम फाइंड आउट करते हैं कि 1 डे में कितना काम कंप्लीट किया है। तो
हमें क्या है 1 यूनिट में टाइम में फाइंड आउट करना है कि 1 यूनिट टाइम के लिए उन्होंने कितना वर्क कंप्लीट किया। क्लियर? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ए के लिए देखिए, ए ने कितना वर्क कंप्लीट किया 100, कितने टाइम में किया 10 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना किया होगा 100/10, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 पर आवर। क्लियर? सिमिलरली बी के लिए देखते हैं, बी ने कितना वर्क किया है 2/3 ऑफ 100 और कितने टाइम में किया है 10 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना क्या होगा 2/3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, सो ये आपका आ गया 20/3 पर आवर। तो ये तो इन्होंने इंडिविजुअली, तो इंडिविजुअली ये 1 आवर में ए जो है वो 10 कंप्लीट करता है और बी जो है वो 20/3 वर्क कंप्लीट कर लेता है आउट ऑफ 100 में से इतना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं 1 आवर के अंदर। ठीक है? तो टोटल, तो दोनों अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा एक 1 आवर में, तो इसके लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इतना काम करता है 1 आवर में, ये इतना करता है, तो दोनों 1 आवर में कितना करेंगे, तो इसके लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 10 + 20/3 और यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30 + 20 डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट विल बी 50/3। सो 50/3 जो है वर्क कंप्लीट हो जाता है 1 आवर के अंदर अगर दोनों साथ में मिलके काम करें। बट टोटल वर्क कितना है 100 है, इसको करने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल वर्क जो 100 है इसको अगर हम डिवाइड कर दें जो ये वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 1 आवर में, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इनको कितने आवर्स लगेंगे। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 100 और ये 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 इज 6, तो टोटल इसको कितना टाइम लगेगा 6 आवर। इस टाइप के क्वेश्चन भी डीबीटी एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इनको जरूर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है? तो इससे आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो ये 6 आवर यहाँ पर इन्होंने वर्क किया है। नाउ अब मैं इसको आपको एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कंसिडर कीजिए कि 100% वर्क था, ए ने 100% वर्क कंप्लीट किया 10 आवर्स में, बी ने कितने परसेंट वर्क कंप्लीट किया, बी ने 2/3 ऑफ 100 यानी कि 200/3 और 200/3 कितना हो जाएगा 3 6 18 देन अगेन 20, तो 66.66% जो है ये बी ने वर्क कंप्लीट किया 10 आवर्स में। और इसके बाद हमने फाइंड आउट किया कि 1 आवर में कितना किया, तो ए ने जो है 10% वर्क कंप्लीट कर लेता है 100 में से, और बी जो है वो कितना वर्क कंप्लीट कर लेता है, तो 3 6 18 एंड 3 6 18.666, तो ये आपका ये परसेंट पर आवर। तो बी जो है वो इतना परसेंट वर्क कंप्लीट करता है 1 आवर में, तो टोटल दोनों ने कितना वर्क कंप्लीट किया होगा, दोनों ने मिला करके टोटल होगा 16.66% जो है दोनों एक आवर में कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल 100% करने के लिए कितना आवर्स लगेंगे, तो 100 को 16.66 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने आवर्स में कंप्लीट होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आप दोनों ही तरीके से इसको देख सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप फ्रैक्शन का 1 यूज करके भी, यानी कि टोटल वर्क को 1 कंसिडर करके भी इसे सॉल्व कर सकते थे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा समझ में आ रही है, कौन सा एंगल ज़्यादा क्लियर हो रहा है। ठीक है? So that means option number C is right answer for this question. The next question is a biased coin with probability of getting head being 0.4 was tossed 4 times. What is the probability of getting head at least once? अगेन ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, बट अब की बार जो कॉइन है वो क्या है बाइस्ड कॉइन है। बाइस्ड कॉइन में जो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है वो क्या है 0.4, और मैंने आपको बताया था जो सम टोटल होता है प्रोबेबिलिटी का वो हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज शुड बी इक्वल्स टू 1, और अगर ये 0.4 है और ये आपका हमें नहीं पता है तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6। सो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। नाउ तो ये हम इसे कंसिडर कर सकते हैं ये पास होने की प्रोबेबिलिटी है और ये आपकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम पी से रिप्रेजेंट करें और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? नाउ यहाँ पर भी अगेन 4 टाइम्स ही कॉइन को टॉस किया गया और हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। अगर कम से कम एक बार हेड आना चाहिए तो यानी कि आपका यहाँ पर सीक्वेंस हो सकता है कि सिर्फ एक बार हेड आए और आपका टेल कितनी बार आए 3 बार टेल आए। ठीक है? फिर इसमें आपका ये भी हो सकता है कि 2 हेड आए और 2 टेल्स आए, क्योंकि एटलीस्ट बोला है तो कम से कम एक बार आए, 2 बार भी आ सकता है और 3 बार भी आ सकता है हेड,
इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें देखनी पड़ेगी, और 4 बार हेड भी आ सकता है और 0 टेल। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी। तो पहले हमें इनकी सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी, फिर हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि इनके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करके, और उसके बाद हमें इन सबको ऐड करना होगा। बट अब की बार जो है इन सभी सीक्वेंस की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के साथ कि 4 बार टॉस किया है, 1 हेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास इज 1, और फेल की है आपको 3 टाइम फेल हुआ है। ठीक है, से फिर अगेन आप यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 4c2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। पी और क्यू की वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब की बार इन सबकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आएगी। ठीक है, और कॉम्बिनेशन तो आपका डिफरेंट है ही, तो और ये हो जाएगा 4c3 देन p3q 1 एंड देन p इक्वल्स टू 4c4 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो p है इसकी वैल्यू 4 और q की पावर 0, q की पावर 0 का मतलब 0 नहीं होगा, q की पावर 0 मतलब 1 है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बट ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, और इतना टाइम अगर हम एक क्वेश्चन वेस्ट करेंगे तो बाकी क्वेश्चन हम कब सॉल्व करेंगे डीबीटी के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करना है। देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 के ये पॉसिबल आपके पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसमें बस एक ही पॉसिबिलिटी मेंशन नहीं की गई है, दैट इज कि अगर आपके 0 हेड आए और बाकी सभी टेल्स आए, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दी है। देखिए 4 कॉइन टॉस करेंगे तो यही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं क्या, या तो एक बार हेड आए, या तो 2 बार हेड आए, या 3 बार हेड आए, 4 बार हेड आए, मतलब जितने भी कॉइन है सब पे हेड आ जाए, या फिर ऐसा हो कि किसी पे हेड आए ही ना। इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी हो पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं, यही आपकी टोटल पॉसिबिलिटी है। तो अगर हमारी टोटल पॉसिबिलिटी ये है तो इन सब का सम टोटल कितना आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि सम टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1। तो अगर मैं इस 1 में से इस 0 हेड की जो प्रोबेबिलिटी है इसको माइनस कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड एंड 4 टेल, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूं तो इससे जो आंसर आएगा वो किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, वो इन सब की, जो बाकी जो बच गए हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगा। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी ना फाइंड आउट करके हम सिर्फ ये जो एक इन्होंने यहाँ पर कंडीशन नहीं कंसिडर की है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, जो भी बचेगी प्रोबेबिलिटी वो किसकी होगी, वो होगी एटलीस्ट 1 के लिए। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4c0 p की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी 0 एंड q की पावर हो जाएगी 4। क्लियर, इजी। तो आप देख सकते हैं 4c0 जो है बच्चों यहाँ से 1 आएगा, आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं खुद से। p0 भी 1 हो जाएगा क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसको हम 1 लिख देते हैं। और q जो है वो कितना है हमारा, q की प्रोबेबिलिटी यानी कि टेल आने की वो क्या है 0.6, और कितनी बार आ रहा है टेल, 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है 0.6 की पावर 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.6 to the power 4 and that is equals to 0.1296। ठीक है, सो ये जो प्रोबेबिलिटी है, सॉरी ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की 0.1296, और अब हमें इसे क्या है 1 में से माइनस करना है, तो 1 माइनस कर देते हैं इसमें से, 1 माइनस करेंगे 0.1296, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 0.8704। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। तो आपने दोनों ही क्वेश्चन देख लिए, बाइस्ड क्वेश्चन के लिए और अनबाइस्ड के लिए, और ये भी आपने देखा एक नया लॉजिक जहां पर आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से उसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 ही रहने वाली है, तो आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वो ज़्यादा तो नहीं हो रही है। ठीक है, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, कम कैलकुलेशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। The next question is if x by y is 3 by 2, find the value of x plus 5y and 2x minus y। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है कि x या फिर y इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर एक्स वाई इक्वल्स टू कितना दिया है 3/2। अब यहाँ पर आप या तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, दैट विल बी 3/2y। सिंपली इस वैल्यू का आपको यहाँ पर पुट कर देना है और आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं।
4 विद इन ब्रैकेट 3/2y प्लस 5y डिवाइडेड बाई 2 विद इन ब्रैकेट 3/2y माइनस y। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उसको कैंसिल कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, देन ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6y प्लस 5y डिवाइड में 3y माइनस y, दैट विल बी इक्वल्स टू 11y डिवाइडेड बाई 2y, y से y कैंसिल, आंसर विल बी 11/2। और ये आपका किसके इक्वल है? ऑप्शन नंबर ए के इक्वल आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है कैलेंडर से, और इस टाइप के क्वेश्चन भी डीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लें। इफ अ रैंडम ईयर इज सेलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैव बोथ 53 मंडेज एंड 53 ट्यूसडेज। हमें फाइंड आउट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी किसी रैंडम ईयर को सेलेक्ट करने पर कि उसमें 53 मंडे भी हो और साथ ही साथ 53 ट्यूसडेज भी हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल ईयर। एक नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? आपको पता है नॉर्मल ईयर में होता है 365 डेज। तो 365 डेज में कितने वीक्स होंगे? तो आपको पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ वीक्स हमें मिल जाएंगे। 7 5 जा 35 एंड 7 2 जा 14, तो 52 वीक्स आपके हैं, और प्लस में जो एक रिमाइंडर बच गया वो किसके इक्वल है? 1 डे के इक्वल है। क्लियर? तो दैट मीन्स 52 वीक्स है, तो दैट मीन्स इसमें आपके 52 मंडे भी होंगे एंड 52 ट्यूसडे भी होंगे। बट क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 53 मंडे और 53 ट्यूसडे। तो एक्स्ट्रा डे बस हमारे पास सिर्फ एक है, तो इसमें एक मंडे आ सकता है या फिर एक ट्यूसडे आ सकता है। अगर एक मंडे आएगा तो टोटल मंडे कितने हो जाएंगे? 53, और अगर एक ट्यूसडे आएगा तो कितने हो जाएंगे ट्यूसडे? 53। बट एक टाइम पर एक ही, या तो मंडे 53 हो सकता है या फिर ट्यूसडे 50 हो सकते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने एंड का यूज किया है, दैट मीन्स दोनों होने चाहिए। तो दैट मीन्स नॉर्मल ईयर में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं लीप ईयर के लिए। लीप ईयर में आपको पता है 366 डेज होते हैं, अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, अगेन यहाँ पर आएगा 52 वीक्स, बट एक डे आपकी बार आपका यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अब आपके पास 2 डेज हैं। अब क्योंकि हमारे पास 2 डेज हैं, तो ये 52 वीक में ये तो कंडीशन सेम रहेगी कि 52 मंडे एंड 52 ट्यूसडे, बट अब क्योंकि 2 डेज भी एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो इन 2 डेज की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसमें आपका एक मंडे और एक ट्यूसडे हो सकता है, ये एक ट्यूसडे एक वेडनेसडे भी हो सकता है, एक वेडनेसडे हो और दूसरा थर्सडे भी हो सकता है, एक थर्सडे और दूसरा आपका फ्राइडे हो सकता है, एक फ्राइडे और दूसरा आपका सैटरडे हो सकता है, एक सैटरडे और दूसरा आपका संडे हो सकता है, और एक संडे और दूसरा आपका मंडे भी हो सकता है। तो टोटल आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आपके पास 7 पॉसिबिलिटीज हैं किसी लीप ईयर में, ठीक है। उसमें से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है जो कि हमारे इस क्वेश्चन को के अकॉर्डिंग है, दैट इज कि मंडे और ट्यूसडे हो इन 2 डेज में, ठीक है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये 1 है, आउट ऑफ कितनी पॉसिबिलिटीज? टोटल कितनी है? 7 है। तो दैट मीन्स किसी एक लीप ईयर के अंदर 53 मंडे और 53, ये आपका क्या है? 53rd मंडे और 53rd जो है ट्यूसडे है। तो एक लीप ईयर में 53 मंडे और 53 ट्यूसडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 1/7। बट ये किस में है? किसी लीप ईयर में, लीप ईयर के लिए। बट यहाँ पर जो मेंशन किया गया वो किसके लिए? रैंडम ईयर के लिए, किसी भी एक रैंडम ईयर के लिए मेंशन किया गया। तो रैंडम ईयर के लिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि लीप ईयर को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो आपने ईयर सेलेक्ट किया है वो लीप ईयर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आपको पता है कि 4 ईयर्स में एक लीप ईयर होता है, ठीक है, 1/4, ठीक है, क्योंकि 3 पहले नॉर्मल ईयर होते हैं, उसके बाद एक आपका लीप ईयर आता है, इसमें जो फैब होता है उसमें एक डे आपका एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि जो हमारे डेज होते हैं वो 24 आवर्स के नहीं होते हैं, ठीक है, उसका टाइम ज़्यादा होता है, तो एक डे कंप्लीट बना करके उसको हम 4th ईयर में डाल देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4 किसकी? लीप ईयर सेलेक्ट करने की। अब लीप ईयर के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 2 एक्स्ट्रा डेज है वो मंडे और ट्यूसडे ही हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 1/28।
ये लीप ईयर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, और ये लीप ईयर के अंदर मंडे और ट्यूसडे वाला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर जो है ऑप्शन डी। और कैलेंडर से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड और क्वेश्चन भी आपके डीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखिएगा, ये दोबारा से रिपीट हो सकता है। The next question is, in an equilateral triangle, the midpoint of each side is joined to form a smaller equilateral triangle inside the larger triangle. The ratio of their parameter is. तो अगेन एक पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर दैट मीन्स कि आपको फिगर्स की जो शेप, एरिया, पैरामीटर, इन सब से रिलेटेड की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको यहाँ पर होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि इनके जो मिड पॉइंट है अगर इनको ज्वाइन कर दें तो अगेन यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, और इसके बाद हमें बताना है कि स्मॉलर ट्रायंगल और जो लार्जर ट्रायंगल है उनके पैरामीटर के सम का, उनका जो पैरामीटर है उसका रेशियो क्या है। ठीक है, तो इसकी लेंथ को अगर मैं 2r कंसिडर कर लूँ, 2r इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मिड पॉइंट से यहाँ पर इसको कट किया है, तो इसे भी मैं r कंसिडर कर सकता हूँ और इस पोर्शन को भी मैं r कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर हो जाएगा, ये भी आर और ये भी आर, क्योंकि मिड पॉइंट से कट के है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये जो लार्जर साइड है वो 2r होंगी, और ये जो स्मॉलर ट्रायंगल है इसकी भी साइड्स क्या होंगी, आर ही होंगी। ठीक है, और ये एंगल आपको पता है सब क्या होंगे, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बेसिक आपकी ज्योमेट्री आपने ये पहले पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सिंपल रेशो की बात करते हैं, तो ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, आर आर प्लस आर। तो 3 बार आर प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। ये जो लार्जर ट्राइंगल है ये क्या है, 2r और 2r, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2r। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। और देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री से रिलेटेड, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं डीबीटी एग्जाम में, तो इसलिए एक बार फिगर्स को भी देख लें अगर आपको ये याद नहीं है। ठीक है, so this is it. If you want to solve more question related to general aptitude, please subscribe to our channel and follow the playlist link provided in the video description. You can also go to our website and serve the courses we have provided for various examination. So all the best to you.